हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर पे हम बात करेंगे टॉप 1000 हिस्ट्री एमसीक्यू के बारे में, जहाँ पे हम मॉडर्न की मिडिवल एंड एंशिएंट इंडिया जो हिस्ट्रीज हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इस सीरीज में भी चल रहा है मॉडर्न। मॉडर्न खत्म होने के बाद हम मिडिवल शुरू करेंगे, उसके बाद हम एंशिएंट में करेंगे। ओके, तो ये हमारा 5th लेक्चर है इसका। इससे पहले मैं इसके ऊपर 4 लेक्चर और ले चुका हूँ। अगर आप वो नहीं देखें अभी तक तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। ओके, एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ पूरा वीडियो आप देखिएगा। उसके ऊपर आपको जो भी डाउट होगा या फिर कोई क्वारीज होगा या फिर आप किसी मैटर के ऊपर अगर अलग से वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन आई मीन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, सो विद फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन मीन 61 नंबर क्वेश्चन होगा ये, 5th लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन जो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में वो कौन से एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था। आपके सामने ऑप्शंस हैं 1853, 1858, 1892 और 1833। तो आप थोड़ा सोचिए। इसमें जो मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा एंड उसके बाद आपको ऑप्शंस भी दिए रहेंगे, आपको इनसे चूज करना है और मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको। आप उसी टाइम में आपको डिस्कस करना है और अगर हो सके तो आप नीचे आंसर भी लिख सकते हैं। ओके, एंड आफ्टर द लेक्चर आपको 15 में कितना आ रहा है वो आप भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके परफॉर्मेंस भी आपको चेक होते रहेंगे। तो ओके, सो क्वेश्चन यहीं पे है आपके सामने कि जो इनडायरेक्ट इलेक्शन था इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था वो कौन से एक्ट के द्वारा हुआ था। तो आंसर होगा इसका सी, मतलब 1892। 1892 का जो एक्ट था 1892 का, उसके द्वारा ही इनडायरेक्ट इलेक्शन को ऐड किया गया था। ओके, इसके बारे में मैंने यहीं पे नीचे डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा लिख दिया है, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो सबके लिए ओपन कर दिया गया था। कौन सा एक्ट था वो? ओके, आपके सामने ऑप्शन है 1853, 58, 13 या फिर 1784। ओके, तो आपने चूज कर लिया। ओके, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा 1858। देखिए 1858 क्यों? उससे पहले अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो 1857 में क्या हुआ था? सिपे म्यूटिनी हुआ था। अब सिपे म्यूटिनी क्या हुआ था कि ऑलमोस्ट ब्रिटिश का जो शासन चल रहा था, मतलब ईस्ट इंडिया का जो शासन चल रहा था इंडिया में, वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, राइट। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट को एक बड़ा झटका लगा। तो उन्होंने देखा कि अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो 1858 में क्या हुआ कि ब्रिटेन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर अपने हाथ में ले लिया और जो सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन था उस सबके लिए ओपन कर दिया, क्योंकि सबको मनाना भी तो था इंडियंस को। तो थोड़ा सा पावर देके, थोड़ा सा छूट देके उनको मनाना भी था। ओके, सो यहीं पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाते हैं हम। 63 नंबर क्वेश्चन यहीं पे बोल रहा है कि जो नॉन अलाइनमेंट इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी था, वो भी है, बोल सकते हो आप। तो इसका स्टैंड क्या है, मीन्स क्या है? ओके, देखो 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है। अब 1947 में जब आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे क्या चल रहा था, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया है तो 1945 में क्या चल रहा था? 1945 में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, राइट। अब वर्ल्ड वॉर तो चल ही रहा था उस टाइम पे, उससे पहले भी वर्ल्ड वॉर हो चुका था। तो दो पावर ग्रुप थे, एक रशिया, सोवियत यूनियन बोल सकते हो, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, और दूसरा था वर्सेस यूएसए, राइट। अब क्या हो रहा था उस टाइम पे, या तो फिर आप इस खेमे पे आ जाओ या फिर इस खेमे पे आ जाओ, ठीक है। तो उस टाइम पे इंडियन बोला कि भाई हम लोग अभी आज़ाद हुए हैं और हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके जो भी मुद्दे चल रहे हैं उनमें तो ताज्जुब करने का। तो हम क्या रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम ना आपके साइड जाएंगे ना आपके साइड जाएंगे। ओके, तो मैंने थोड़ा बहुत एक आइडिया तो जिस्ट आपको दे दिया, उसी हिसाब से आप देखिए। तो पहला बोल रहे हैं वे क्या, टू स्टैंड आइसोलेशन फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स। आइसोलेशन बोल रहा है, ठीक है, न्यूट्रल नहीं बोल रहा है, तो ये नहीं होगा। ओके, फिर बोल रहा है कि जज एवरी इंटरनेशनल इशू बाय देयर ओन मेरिट। ऑब्वियसली हम अपने मेरिट के थ्रू हम इसको जज करेंगे, हम किसी साइड तो नहीं ले रहे, ना यूएसएसआर की साइड ले रहे हैं ना यूएस की साइड ले रहे हैं। ओके, फिर आपको आंसर मिल ही गया, आंसर बी होगा, फिर भी आप देख लेते हैं। फिर बोल रहा है कि इंटरफेयर विद द इंटरनल मैटर ऑफ ए कंट्री। नहीं, हम लोग नहीं बोला हम किसी भी इंटरनल मैटर पे, कंट्री के किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर पे टांग नहीं करेंगे हम। ओके, फिर बोल रहा है कि नॉट टू हेल्प एनी कंट्री। नहीं, ऐसा नहीं बोले थे कि नहीं हेल्प करेंगे, बट ऐसा बोले थे कि हम ना यूएसएसआर के साइड है ना कि ना यूएसए के साइड है, ठीक है। तो हम दोनों में किसी के साइड नहीं है। ओके, तो आंसर होगा इसका बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहीं पे बोला जा रहा है कि पीस इंडिया एक्ट, ठीक है, जो ब्रॉड किया गया था उसमें क्या था कि डायरेक्ट सब ऑर्डिनेशन ऑफ ए रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटिंग। ओके, तो पीस इंडिया एक्ट जो था वो कंपनी को क्या किया था, डायरेक्ट सबऑर्डिनेशन कर दिया था। मतलब ये हुआ कि पीस इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी एक डायरेक्ट किसी के अंडर पे सबऑर्डिनेट बन गया। तो कौन था? आप थोड़ा सा भी अगर आइडिया लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। पहली बात, चलो नीचे से आते हैं, क्या वो प्रिंसली स्टेट, क्या प्रिंसली स्टेट के सबऑर्डिनेट हो सकते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी? कभी नहीं, तो प्रिंसली स्टेट भी नहीं। फिर बोल रहा है इंडियन मर्चेंट, तो ये भी नहीं हो सकता।
फिर सोचो कि इंग्लिश मर्चेंट इन इंडिया, भाई पहले तो बात आप समझो कि उस टाइम पे इंग्लिश मर्चेंट थे कौन इंडिया में। दबदबा किसका था? दबदबा उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था ना, दूसरा कोई ब्रिटिश का मर्चेंट यहीं पे था नहीं। तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही आता है कि पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाए कि पीस इंडिया एक्ट जो था वो एम्पावर किया था। अच्छा, गवर्नर जनरल जो थे, पीस इंडिया जो एक्ट आया था उससे थ्रू गवर्नर जनरल को एक पावर मिला था। कौन सा पावर था वो? तो पहला बोल रहा है कि पावर टू वोट, क्या वो पावर टू वोट था, या फिर कास्टिंग वोट था, या फिर पावर टू डिसमिस द काउंसिल, या फिर था पावर टू ऐड मोर मेंबर ऑफ द काउंसिल। तो ना डिसमिस कर सकते थे, ना मेंबर कोई ऐड कर सकते थे, ना पावर टू वोट था, बट कास्टिंग पावर था। मतलब कास्टिंग पावर का मतलब ये होता है कि अगर जब टाई हो जाए, मतलब इस साइड में भी दो, इस साइड में भी दो हो गया, तो उस टाइम पे गवर्नर के पास पावर होगा कि वो इस साइड पे वोट दे सकते हैं या फिर इस साइड पे वोट दे सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी बोला जा रहा है कि पीट्स इंडिया एक्ट जो था उसमें क्या था कि सेक्रेटरी कमिटी ऑफ सीक्रेसी, ओके, कमिटी ऑफ सीक्रेसी जो बनाया गया था उसमें किसके मेंबर ऐड थे? क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थे, क्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थे, क्या हाउस ऑफ कॉमन्स के थे, या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के थे? थोड़ा सा सोच लो। तो इसका आंसर होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, यहीं पे मैं थोड़ा सा एक चीज बता दूं आपको। देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, देखो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा अगर याद हो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चलाता था कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में था सब पॉलिटिकल पावर्स जो कि चलाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, तो इसमें होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। ओके, 67 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, किसके थ्रू, अकॉर्डिंग टू क्या पीस इंडिया एक्ट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहीं पे बोल रहा है कि सॉरी 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 सॉरी, ओके, तो यहीं पे बोल रहा है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, पीस इंडिया के थ्रू जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंसिस्ट किया गया था, उनमें कौन थे? काउंसिलर ऑफ एक्सचेकर थे, या फिर थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया थे, या फिर फोर प्रीवी काउंसिलर थे, या फिर गवर्नर जनरल थे? तो इसका आंसर थोड़ा सा सोच लो। ओके, तो इसका आंसर होगा गवर्नर जनरल थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में गवर्नर जनरल थे। ओके, फिर आता है दूसरा क्वेश्चन। ये भी बोल रहा है कि जो रेगुलेशन एक्ट था, बिफोर द रेगुलेशन एक्ट, पहले समझो क्या बोल रहा है। बिफोर द रेगुलेशन एक्ट, जो कि देखो रेगुलेशन एक्ट पहला वाला कहाँ पे आया था? 1773 में, राइट। अब बोला है कि बिफोर रेगुलेशन एक्ट में जब आया था, उससे पहले कंपनी को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता था? तो क्या होगा ये? कमिटी ऑफ 24, या फिर ये सेक्रेटरी, या फिर काउंसिल ऑफ लॉर्ड्स, या फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू? क्या होगा? तो ये होगा आपका कंपनी ऑफ 24, कंपनी ऑफ 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ओके, यहीं पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये 69 नंबर क्वेश्चन होगा। एनीवे, तो यहीं पे बोल रहा है कि ताशकंद जो एग्रीमेंट हुआ था साइन, किसके अंदर? इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। ओके, तो कौन सा ईयर था? 1960s, 1966, 1970, या फिर 1950? ये आप थोड़ा सा बता सकते हो अगर आपको पता है कि ताशकंद एग्रीमेंट क्यों साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था किसके लिए? इंडिया पाकिस्तान के बीच जंग हुआ था, राइट, वॉर हुआ था। वो वॉर कौन सा वाला वॉर था? आप थोड़ा सा देखो तो यहीं पे मिल रहा है आपको कुछ। 1965 का जो वॉर था उसके बेस पे ही हुआ था ताशकंद एग्रीमेंट। ओके, अब ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था 1965 के अगर वॉर के बाद, तो कौन सा वाला वॉर होगा, वो ईयर होगा? 1966। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहीं पे बोल रहा है कि चाइना क्या किया था, इन्वेडेड क्या था इंडिया। ओके, यहीं पे बोल रहा है कि जो सिंपल सी बात है कि इंडिया चाइना जो वॉर हुआ था कौन से ईयर में हुआ था। अब थोड़ा सा देख लो, तो इसका आंसर है 19, कौन सा, 1962। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ओके, फिर वही बात हो गया कि ये ताशकंद तो एक्चुअली ये तो मैंने बता ही दिया, फिर भी देख लो। तो किसके अंदर हुआ था? इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसमें देखने की ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहीं पे देख लो कि इंडिया फेवर कौन सा करता है अगुए। इन यहीं पे सिंपल से ये बात हो रहा है कि इंडिया का इकोनॉमी किस टाइप का इकोनॉमी है। ठीक है, तो इंडिया की इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहीं पे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा है कि रिजर्व सीट मिला था इंडियन लेजिस्लेचर में। इंडियन जो लेजिस्लेचर है उसमें किसको रिजर्व सीट नहीं मिला? शेड्यूल कास्ट को रिजर्व सीट है, शेड्यूल ट्राइब रिजर्व सीट है, एंग्लो इंडियंस भी रिजर्व है, ये तीनों थे। ठीक है, SC ST एंड एंग्लो इंडियन। बट लैंड जो गेंट्री है, लैंडेड, इनका कुछ नहीं था। तो आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। यहीं पे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है कि ओके, जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इन्फ्लुएंस किया था। तो देखो, पहला बात तो यहीं पे बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, ये नहीं होगा। फिर बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब क्या बोल रहा है? रसिया, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो रसिया में वहाँ ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस किया था कौन, किससे में? तो इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। आपके पास जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था। फिर अब बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, हाँ यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन भी किया था।
जो आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट्स, ओके। फिर आपके पास हो गया इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, फिर आपके पास हो गया इंडिपेंडेंट जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये सब चीज़ें हैं, या फिर पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से इन्फ्लुएंस्ड है। फिर आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। तो क्या जापान से भी हमने कुछ मतलब कुछ इंस्पायर हुए हैं क्या? हाँ हुए हैं। एस्टैब्लिशमेंट बाय लॉ, एस्टैब्लिशमेंट द प्रोसीड्यूर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बाय लॉ। तो यहीं पे सिर्फ एक चीज़ आ रहा है कि यहीं पे एक्चुअली क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, इनमें से कौन नॉट इन्फ्लुएंस्ड, ओके। तो वो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। यहीं पे बोल रहा है कि कैबिनेट मिशन जो ऑब्जर्व, ओके, कैबिनेट मिशन जब आया था ना, तब किसी ने बोला था कि एक इंग्लिश ब्रिटिश थे, उन्होंने कुछ बोला था इसके ऊपर। उन्होंने बोला था कि प्रपोजल जो है वो प्रिजर्व करता है यूनिटी ऑफ इंडिया को, जो कि थ्रेटेंड हो रहा है डिस्प्यूट बिटवीन टू मेजर कम्युनिटीज। मतलब यहीं पे साफ साफ बोल रहा है हिंदू एंड मुस्लिम का जो वहीं पे उस टाइम पे जो कम्युनिटी प्रॉब्लम चल रहा था, मतलब मुस्लिम लीग वर्सेस कांग्रेस बोल सकते हो आप। तो उसकी वजह से थ्रेटेंड हो रहा है। क्या थ्रेटेंड हो रहा है? जो एसेंशियल यूनिटी ऑफ इंडिया है उसको थ्रेटेंड हो रहा है। तो कौन बोला था इसमें? तो मैंने तो बोल ही दिया कि इंग्लिश, तो उस हिसाब से आप समझ ही गए होंगे कि आंसर क्या होगा, ओके। सो आंसर है लॉर्ड वेबल। Okay, so this is all for the first video. Okay, see you in the next class.